हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास मैथ सेट की हेलो एवरीवन। आज की हमारी क्लास जो हमारा मैथ का सेट 3 था उसकी लास्ट क्लास है। तो 3 की हमारी 2 क्लास पहले कंप्लीट हो चुकी हैं जिसमें हम 34 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप पहले उन्हें देखें, उसके बाद आप इसको देखें। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, और ये हमें दिया गया The perimeter of two squares are 40 centimeter and 24 centimeter. The perimeter of a third square whose area is equal to the difference of the area of these squares is। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं। तो तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर है, ज्ञात करें। नहीं, हमें पेरीमीटर ही निकालना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें परिमाप की, तो आप सभी ने पढ़ा है कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो चारों भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको मान के चलें 4a1, यहाँ पर ये भुजा कितनी दी गई 40, तो जो a1 होगा वो कितना आएगा 10। इसके बाद हम दूसरे स्क्वायर की जो भुजा है इसको मान लेते हैं a2, और इसका जो परिमाप है वो कितना दिया है 24, और 4 से अगर हम 24 को डिवाइड करें तो ये होगा a2 बराबर 4 छिंग 24, 6 हो जाएगा। तो हमसे कहा गया तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दो वर्गों के क्षेत्रफलों के अंतर के बराबर। हमने तीसरे को मान लिया A3। अब इसका जो स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो A1 का स्क्वायर माइनस A2 के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर जो A1 का स्क्वायर वो कितना है, A1 की साइड 10 है, A1 वो 10 का वर्ग करेंगे तो ये 100 होगा, और A2 कितना 6 का वर्ग 36 होगा, तो बराबर ये कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ पर जो हमारा A3 होगा वो बराबर 8 आएगा, क्योंकि 64 8 का वर्ग होता है जिससे ये स्क्वायर कट जाएगा। तो A3 8। तो हमसे पूछा गया इसका परिमाप, इसकी चारों भुजाओं का योग। तो एक भुजा अगर 8 है तो चारों कितनी होंगी, 8 चौक 32 आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पर, और ये हमें दिया गया A man purchased a bedsheet for 450 rupees and sold it at a gain 10% calculated on the selling price. The selling price of the bedsheet was। किसी आदमी ने एक चादर 450 रुपए की खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। चादर का विक्रय मूल्य था। देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है, इसने हमसे बोला कि जो लाभ लिया इसने 10% का लिया। लाभ कितने का लिया इसने, 10% का लिया, लेकिन इसने लाभ लिया किस पर, इसने लाभ लिया विक्रय मूल्य एसपी पर लिया। 10% 1/10 होता है, तो ये क्या होगा, पी होगा, और ये क्या होगा, लाभ। तो 10 रुपए में अगर हमारा एक का लाभ होगा तो हम लिख सकते हैं सीपी और एसपी। तो इसने इसको 10 रुपए में बेचा 1 रुपए के लाभ पर, तो इसने इसको खरीदा कितने में होगा, 9 में। लेकिन क्वेश्चन में ये 9 ना देके ये हमें दिया गया 450। अब ये कितने गुणा होगा, 9 पंजे 45, 50 गुणा। तो अगर हम इस 10 में 50 से गुणा कर दें, 10 में 50 से गुणा कर दें तो ये कितना आएगा 500, या आ जाएगा 500। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या होगा, 500 रुपए होगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 37 पर, और ये हमें दिया है द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। इफ वन नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम्स 15। व्हाट इज द नंबर रिमूव्ड। 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। कौन सी संख्या हटाई गई। हमें क्वेश्चन में दिया गया 6 नंबर, 6 संख्याएं, और इनका औसत हमें दिया गया 20। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रत्येक संख्या 20 है, तो
तो 6 संख्या प्रत्येक 20, तो इनका सम कितना होगा? 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 120। फिर हमसे बोला गया कि यहाँ से एक संख्या हटा दी। तो अगर हम 6 में से एक संख्या हटा दें, तो संख्या बचेंगी 5 और अब इनका एवरेज है 15, 15। तो 5 संख्याएं और प्रत्येक 15 है, तो यहाँ पर जो इनका सम होगा वो कितना होगा? 75 होगा। तो हमसे पूछा गया वो जो संख्या हटाएगी वो कितनी? तो 6 में से 5 घटाएंगे तो वो एक संख्या बचेगी जो हमने हटा दी, और 120 में से 75 घटाएंगे तो ये 45 संख्या निकल कर आ जाएगी जो हटाई गई। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना होगा? 45 होगा। यानी यहाँ पर बोला गया 6 संख्याओं का औसत 20, तो योग 120 होगा। एक संख्या हटा दी तो 5 बचेंगी, एवरेज 15, तो ये 75 आ जाएगा। तो घटाने पर क्या बचेगा? 45। तो वो संख्या निकल आएगी जो हटाई गई। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया, 38, और ये दिया है द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज द सेम एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स, द गेन ऑफ लॉस परसेंट इज। यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। देखो हमसे कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर जो 5 वस्तुएं हैं इनका बिक्री मूल्य क्या होता है? एसपी, सेलिंग प्राइस होता है। किसके बराबर? 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो यहां से हम एसपी और सीपी को एक साइड ले जा सकते हैं, तो ये होगा 3/5। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो जिसके सामने होगा वो उसी का मान होता है। तो अगर यहाँ पर हमारा कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य 5 रुपए है, तो ये जो सेलिंग प्राइस है ये कितना होगा? 3 होगा। तो अगर हम इसको 5 में खरीद कर 3 रुपए में बेच दें तो लॉस कितने का होगा? 2 का लॉस होगा। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर एल परसेंट, लॉस परसेंट क्या होगा? यहाँ पर करिए 2 की हानि होगी, इस पर होगी 5 पर होगी, और गुणा करेंगे 100। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार, और 20 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 40%। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 40% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर, और ये हमें दिया है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंट इज। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ होगा। क्वेश्चन में हमसे बोला गया किसी वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होता है? सीपी, और ये किसके बराबर है? ये विक्रय मूल्य के 80%। अब 80 को हम लिखते हैं 4/5। अब यहाँ पर एसपी कितना होगा? 5, और सीपी हमारा कितना है? 4। तो यहाँ पर अगर हम कोई वस्तु 4 में खरीद कर 5 में बेचें तो लाभ कितने का? 1 का होगा। और किस पर होगा? 4 पर होगा, और गुणा कर देंगे 100। तो 4 से अगर आप 100 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 25% आएगा। हमारा आंसर कितना आएगा? 25% आएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 40। A washing machine is sold at a discount of 30%. If a man buys it for 6,580 rupees, its list price is। एक धुलाई मशीन 30% की छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति उसे 6,580 रुपए में खरीदता है, उसका अंकित मूल्य कितना होगा? अब यहाँ पर अगर हम इसका डिस्काउंट देखें तो क्वेश्चन में बोला गया इसका जो ये डिस्काउंट है ये 30% का है, और 30% को हम क्या लिखेंगे? 3/10 लिखेंगे। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा किस पर? एमपी पर दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा एमपी और एसपी, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। तो अगर अंकित मूल्य 10 है तो हमने इसको 3 के डिस्काउंट पर 7 रुपए में बेच दिया, लेकिन ये 7 में ना बेचकर इसको बेचा कितने में गया? 6,000
580 में इसको बेचा गया, तो ये होगा 7 नेम 63 और 7 चौक 28, 940। इधर भी गुणा कर दें 940 की, तो ये कितना आ जाएगा 9400, 9400 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम इसको बना लेंगे, या फिर आप इसको डायरेक्ट बनाइए। आपको क्या निकालना है, आपसे पूछा गया एमपी, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया इसको बेचा गया था 6580 में 30% के डिस्काउंट पर, यानी कितने में बेचा गया होगा 70। तो आपको तो 100 की वैल्यू निकालनी है, तब भी कितना आ जाएगा, ये 9400 ही आएगा। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। तो इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, और ये हमें दिया है द टेबल विद मार्क प्राइस 1200 rupees was sold to a customer for 1100 rupees. Find the rate of discount allowed on the table. अंकित मूल्य 1200 रुपए वाली एक मेज एक ग्राहक को 1100 रुपए में बेची गई। मेज पर दी गई छूट की दर ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दिया गया कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य है एमपी, और दूसरा हमें क्या दिया गया है एसपी। तो यहाँ पर अंकित मूल्य हमें दिया गया 1200 रुपए, और एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कितना दिया गया 1100 रुपए। तो 1200 की वस्तु हमने 1100 में बेच दी, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट था वो था 100 रुपए का। अब ये 100 का जो डिस्काउंट है ये हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। जो बट्टा दिया जाता है तो गुणा 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से 100 कटेगा 25 बार, और 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो बराबर कितना आ जाएगा 25/3% आएगा। इसी को हम लिख सकते हैं 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3%। तो जो आपको ऑप्शन में मिल जाए वही आप टिक कर दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 हमें दिया है द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10% इच। 20%, 15% तथा 10% की दर पर दी गई क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। देखो यहाँ हमें 3 बट्टे दिए गए और तीनों को मिलाकर हमें एक बट्टा बनाना है। समतुल्य बट्टा यही होता है, तीनों को मिलाकर एक बट्टा बनाना है। तो आप क्या करें, तो हमें बट्टे क्या दिए गए, हमें दिए हैं एक तो 20% का बट्टा दिया है, एक 10% का बट्टा दिया है, और एक 15% का बट्टा दिया है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था 2 बट्टों का, और हमारा फॉर्मूला क्या था कि जब आपको 2 बट्टे दिए जाएं तो आप उनका समतुल्य बट्टा कैसे निकालोगे, ये मैंने बताया था इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप पहले इन दोनों बट्टों को लें और इनका एक बट्टा निकालिए, तो ये बनेगा 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुणा 10, और ये बटे में आ जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 20 और 10 30, और 30 में से ये 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28%। तो ये कितना बन जाएगा 28। अब आप इस 28 28 को x मानिए और 15 को y मानिए, तो ये होगा 28 प्लस 15 माइनस 28 गुणा 15, और बटे में आएगा 100। तो 8 5 होते हैं 13, 2 और 3 1 4, 43 माइनस गुणा करें तो ये 15 अट्ठे 120 होगा, और 15 दूनी 30 और 12 42, और 100 से भाग देंगे तो 4.2। अगर हम 43 में से 4.2 घटा दें तो ये बनेगा 38.8%। एक तो ये हमारा मेथड होता है कि हम समतुल्य बट्टा निकालते कैसे हैं। दूसरा क्या है, दूसरा हम इसको 100 मान के कर सकते हैं। जैसे हम ये मान लें कि यहाँ पर ये 100 है, और जो पहला बट्टा है वो कितने का 20% का, तो 20% तो ये 20 ही होगा, और 100 में से 20 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 80 बचेगा। फिर हमें दिया गया 15%, अगर आप 80 का 15% निकालें तो ये होगा 12।
और जब आप 80 में से 12 घटाएँगे, तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 68 68। फिर आपको निकालना है इसका 10%। 68 का 10% ये होगा 6.8। और अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, यही हमारा समतुल्य बट्टा होगा, ये वाला। तो 20 और 12 32 और 6 38.8% हमारा बट्टा आ जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन कैसी है, ठीक है? अगर कैलकुलेशन अच्छी है, तो क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। अगर कैलकुलेशन आपकी लो है, तो आप क्वेश्चन में टाइम लोगे। इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43, the amount of rice produced in the square field of side 50 meter 750 kilogram. The amount of rice produced in a similar square field for side 100 meter will be 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है। 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी? अब देखो, आपके पास यहाँ दो रास्ते हैं, आपको तो कंपेयर करना है। सबसे पहले अगर हम इनकी साइड की बात करते हैं, साइड, तो साइड हमें क्या देगी? एक साइड हमें देगी 50 मीटर और एक हमें देगी 100। अगर हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर लें, तो ये 1 और ये 2 आएगा। जब आपको ये पता करना है कि जो उत्पादन होगा वो कितना, तो आपको तो एरिया निकालना है। अब एरिया क्या होता है? एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर होगा 4। कितना? 4। अगर 50 मीटर वाले में 1 किलोग्राम चावल का उत्पादन होगा, तो 100 मीटर वाले में कितना होगा? 4 का। लेकिन ये 1 ना देके हमें क्वेश्चन में कितना दिया गया? ये दिया था 750 किलोग्राम। तो 1 अगर 750 के, तो 4 किसके बराबर होगा? 4 बराबर होगा 3000 किलोग्राम, 3000 केजी के बराबर। तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कुछ छोटी-छोटी बातें होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। अब इसके बाद हम आएँगे क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पर, और ये हमें दिया है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉच वॉल 720 rupees. A man bought the same for 550.80 rupees after getting two successive discount, the first being 10%, the second discount rate is। एक घड़ी का अंकित मूल्य 720 रुपए था। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना? 720 रुपए था। एक व्यक्ति ने दो उत्तरोत्तर छूट प्राप्त करके उसे 550.80 रुपए में खरीदा। यदि पहली छूट 10% थी, तो दूसरी छूट कितनी थी? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी काफी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया अंकित मूल्य है 750। इस पर पहला बट्टा दिया गया कितना? 10%, जिसको हम लिखेंगे 9/10 जो बचेगा। दूसरे का हमें नहीं पता, तो इसको लिखेंगे 100 माइनस आर या 100 माइनस एक्स, और बटे में 100 आ जाएगा। और ये बराबर होगा 550.80। जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ भी बटे में 100, इस 100 से 100 कटेगा, फिर से 0 से 0 कट जाएगी। अब इसको आप 9 से काटे पहले, तो ये होगा 9 पंजे 45, 10 बचेंगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये आ जाएगा। और आप इसको 9 से काटे, 9 अट्ठे 72, और ये 8 से काट दिया, ये 8 9 72, तो ये होगा 8 6 48 और 8 चौक 32। अगर हम इसको 9 से काटते, 5 और 2 7 और 1 8, ये होगा 9 पंजे 45, 10 और ये 100। हमने यही गलत काट दिया है। चलो इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो हमें दिया है, ये दिया है 720
जब हम 10% का बट्टा देंगे तो बेचेंगे 90 में, और 90 को लिखते हैं 9/10 गुणा, ये हमारा होगा 100 माइनस x, और बटे में आ जाएगा परसेंट का 100 बराबर, यहाँ पर ये था 550.80। पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ इस 100 से ये 100 कटेगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 9 से काटेंगे तो ये होगा 9 छक्के 54। अब 10 बचेंगे तो 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 9 का काम खत्म हो जाएगा। और आप इसको 9 से काटें तो ये होगा 9 अट्ठे 72, इधर भी 9 से काटें तो 9 छक्के 54 और 9 अट्ठे 72, 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठे 64 और 8 पंजे 40। ये सब कट चुके हैं तो क्या बचेगा, ये बचा 100 माइनस x बराबर 85, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर जो दूसरा बट्टा होगा वो 15% का होगा। के बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पर, जो कि एक काफी लेंथी क्वेश्चन है। तो ये हमें दिया गया, एक व्यक्ति लगातार 3 वर्षों तक दूध खरीदता है। पहले वर्ष में वह दूध 7.50 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदता है, और दूसरे वर्ष में 8 रुपए प्रति लीटर तथा तीसरे वर्ष में 8.50 रुपए प्रति लीटर की दर पर। यदि उसने हर वर्ष 4080 रुपए का दूध खरीदा हो तो उक्त 3 वर्षों में दूध की खरीद का औसत मूल्य प्रति लीटर कितना है। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि आखिर जो ये दूध है इसने खरीदा कितना कितना। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ईयर होगा, पहले साल में। तो पहले साल में इसने कितने रुपए का दूध खरीदा, 4080 रुपए का खरीदा। और ये जो इसने खरीदा है ये किस रेट से, 7.5 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 10 आएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से तो ये होगा 5 दूनी 10, और ये 5 से होगा 5 एकम 5 और 5 25 15, 15 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये होगा 15 दूनी 30, 10 और ये 8, 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30 आ जाएंगे, तो बराबर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 1 5, 544 लीटर पहले साल में इसने इतना दूध खरीदा। अब हम बात करेंगे सेकेंड ईयर, इसने दूसरे साल में कितना दूध खरीदा। तो अमाउंट तो इसका यही रहेगा 4080 रुपये, लेकिन इसने खरीदा 8 के रेट से, तो 8 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये बराबर होगा 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और ये 0, 510 लीटर। तो हम निकालेंगे इसने थर्ड ईयर में कितना खरीदा, थर्ड ईयर तीसरे वर्ष में, तो ये होगा थर्ड ईयर में होगा 4080 अपॉन 8.5। जब आप इसको हटाओगे तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करें तो ये 17 बार, और 5 से ये 10 2 बार, 17 से इसको डिवाइड करें, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, तो ये कितना आएगा 240 दूनी 480 लीटर, ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसने दूध खरीदा एक साल में, तीनों साल में, ये 4 4 एक 5 और 8, 13 का 3 हासिल लगा 1, और इसने खरीदा 1534 लीटर। अब हमें निकालना था एवरेज, हमें यहाँ पर एवरेज निकालना है। तो इसने खरीदा 480 एक साल में, तो 3 साल का गुणा 3 करेंगे, तो यहाँ पर ये कितना है 1534, ये टोटल। जब आप इससे इसको भाग देंगे ना तो ये आएगा 7.98, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको भाग दे लेना, तो इस तरीके से ये होना था। तो ये काफी पुराना क्वेश्चन है एसएससी का। अब इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 26 पर। यह हमें दिया गया, द एवरेज ऑफ 1 3 5 7 9 11 to 25 टर्म इज 1 3 5 7 9 11, इन 25 संख्याओं का औसत कितना होगा।
देखो हमसे कहा गया 25 संख्याएं और संख्याएं कैसी विषम। अभी ये 1 से स्टार्ट है, तो जितनी संख्याएं होंगी औसत भी उतना ही होगा। क्यों होगा? पहली संख्या 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी और ये 25 संख्याएं कहाँ तक होंगी? 49 तक। तो जब हम इनका एवरेज निकालेंगे तो हम पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या करेंगे और बटे में 2 करेंगे। तो ये कितना होगा? 50/2 और 2 से अगर हम 50 को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 25। तरीके से ये होगा। आंसर क्या आएगा? बी। के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 यह हमें दिया गया द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 11 पर्सन्स अमॉन्ग 12 पर्सन इज 95 kg. The weight of 12th person is 33 kg more than the average weight of all the 12 persons. The weight of the 12 persons is 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा? देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, लेकिन ये एक बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है अगर इसको हम समझे। ये क्वेश्चन जो दिया है इसमें कहा गया कि 11 व्यक्तियों का औसत वजन 95 है और जो 12 व्यक्तियों का वजन है वो 12 व्यक्तियों के औसत वजन से। अब देखो हमें 12 का नहीं पता औसत वजन क्या है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जो 11 हैं इनका औसत वजन कितना है? 95 और 12वें का 33 अधिक है एवरेज से, तो ये जो 33 है ये सभी 11 व्यक्तियों पर डिवाइड होगा। तो यहाँ पर औसत में कितने की वृद्धि होगी? 3 की वृद्धि हो जाएगी। यानी अब जो औसत होगा वो कितना होगा? 98। तो यहाँ पर जो सभी 12 व्यक्ति हैं उनका औसत वजन हो जाएगा 98, 98 और इससे भी वो कितना अधिक है? 33। तो ये आ जाएगा 8 3 11 9 3 12 और 1 13 131 किलोग्राम। हमारा आंसर आ जाएगा 131 kg। तो जो 12वां व्यक्ति होगा उसका वजन ये आएगा निकल के। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें बनाना था। बाकी कैलकुलेशन करोगे तो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। अब इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पर। द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 50 विच आर डिविजिबल बाई 5 इज। 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हमसे बोला गया 6 और 50। अब देखो 6 के बाद 5 से विभाजित होने वाली संख्या होती है 10, फिर 15 होगी और किसके 50 के बीच तो लास्ट होगी 45। अब यहाँ सभी में आप देखें तो इनका डिफरेंस सेम होगा क्योंकि 5 से विभाज्य हैं, तो सभी में अंतर समान होगा 5 5 का। तो जब अंतर समान हो डिफरेंस तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस अंतिम बटा 2। तो 10 प्लस 45 और बटा 2, तो ये आ जाएगा 55/2। 2 से डिवाइड करें तो ये आएगा 27.5, 27.5। ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दिया गया एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 50 किलोग्राम। If the weight of the class teacher is included, the average is increased by 1 kg. The weight of the teacher is। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। उस अध्यापक का भार कितना है? पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया 25 छात्र हैं और इनका जो एवरेज हमें दिया गया वो कितना है? वह 50 kg। अगर हम इसमें अध्यापक को शामिल करें तो ये कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे। और जो औसत है उस भार में कितने की वृद्धि? 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर कितने की वृद्धि होगी? +1।
तो यहाँ पर एक तो ये कि आप 25 50 की गुणा करें, 26 51 की करें, दोनों का डिफरेंस आंसर आ जाएगा। या आप क्या करें, आप देखो छोटी-सी बात को समझिए, अगर यहाँ वृद्धि ना होती और एवरेज हमारा 50 ही रहता अध्यापक को शामिल करने के बाद, इसका मतलब अध्यापक का वज़न भी 50 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर अध्यापक 50 का ही होता, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्या हुई, औसत में वृद्धि कितने की? 1 की। अब औसत में वृद्धि होगी तो प्रत्येक में वृद्धि होगी। प्रत्येक मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं अध्यापक सभी में होगी। तो टोटल कितने हैं? 26। तो प्रत्येक का 1 किलोग्राम वज़न बढ़ेगा, तो जो अध्यापक है उसका वज़न कितना होगा? 76 केजी, 76 किलोग्राम इसका वज़न आ जाएगा। अब आएँगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पर और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 का। ये हमें दिया है A man goes downstream with a boat to some destination and returns upstream to his original place in 5 hours. If the speed of the boat in still water and the stream are 10 km per hour respectively, the distance of the destination from the starting place is। किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटे लगते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो प्रस्थान बिंदु से गंतव्य की दूरी बताइए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया? हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो मैन है इसकी चाल वो कितनी दी गई? 10 किलोमीटर पर आवर। और जो वाटर है पानी, इसकी चाल कितनी दी गई? इसकी हमें दी गई 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमें दी गई। अब यहाँ से अगर हम धारा की दिशा की चाल निकालें ds, तो यहाँ पर पानी की चाल और व्यक्ति की चाल दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये कितनी होंगी? ये होगी 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर आएगी। अगर आप विपरीत में निकालें तो जो पानी की चाल होगी 10 में से आप 4 घटाइए, तो ये कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर ये आ जाएगा। और डिस्टेंस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2 और गुणा होता है T। तो यहाँ पर अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो यहाँ पर पहली एक चाल 14 है और दूसरी कितनी है? 6। बटे में दोनों का सम करेंगे, बटे में कितना आएगा? 14 6 20 आएगा और गुणा के बाद अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमें कितना दिया गया? 5। अगर हम 5 से 20 को डिवाइड करें तो ये 4 बार, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो ये कितना आ जाएगा? 7 तिया 21 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस हमसे पूछी गई वो कितनी होगी? 21 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। तो बाकी के सेट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।